वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज। ये चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैंड की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो बेस बनाता है हमारे घरों का, हमारे वर्क प्लेसेस का और डे टू डे एक्टिविटीज का। लैंड एक डायनामिक रिसोर्स है जो हेल्प करता है नेचुरल इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी में, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में और ह्यूमन सेटलमेंट्स में। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन सिस्टम को और काफी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लैंडस्केप्स। अगर हम किसी भी रीजन का लैंडस्केप स्टडी करते हैं तो वो तीन टाइप्स का हो सकता है। वो प्लेन्स हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है या फिर प्लेट्यूज हो सकता है। प्लेन्स वो फर्टाइल ग्राउंड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं माउंटेन्स की। हम सबको पता है माउंटेन्स किसी भी रीजन की खूबसूरती को बढ़ाता है। उसके अलावा माउंटेन्स इंश्योर करते हैं पेरिनियल रिवर फ्लो, ये टूरिज्म को बढ़ाते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसी तरह प्लेट्यूज एक रिच सोर्स होता है मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का और लश फॉरेस्ट का। ये पाई चार्ट हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि इंडिया में किस तरह लैंडस्केप्स की डाइवर्सिटी हुई है। 43% रिप्रेजेंट करता है प्लेन्स को, 30% रिप्रेजेंट करता है माउंटेन्स को और 27% रिप्रेजेंट करता है प्लेट्यूज को। तो ये पाई चार्ट से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 43% मैक्सिमम लैंड जो है वो कवर किया गया है बाय प्लेन्स। अब हम देखते हैं कि इंडिया में लैंड रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज किया गया है। सबसे पहले फॉरेस्ट। इंडिया की बात करें तो फॉरेस्ट, जैसे जब हम लैंड रिसोर्सेज की बात कर ही रहे हैं तो फॉरेस्ट को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और लैंड ही सपोर्ट करता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। नेक्स्ट चलते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। ये वो लैंड्स होते हैं जहां पे हम कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इस लैंड का क्वालिटी बहुत पुअर होता है। ये सॉइल बहुत अनफर्टाइल होती है, इसीलिए ये किसी भी कल्टीवेशन को सपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल बैरन लैंड्स या फिर वेस्ट लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट है वो लैंड जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये लैंड हम बिल्डिंग्स को, रोड्स को या फिर फैक्ट्रीज को बनाने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की तरफ। तो ये वो लैंड है जहां पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट पॉस्चर्स या फिर ग्रेजिंग लैंड। नेक्स्ट है वो लैंड जहां पे मिसलेनियस ट्रीज ग्रो करते हैं, वो ट्रीज जो खुद से ही ग्रो करते हैं, जिन्हें मैन्युअली हमें ग्रो नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वो लैंड होता है जो जहां पे 5 साल तक कोई भी कल्टीवेशन नहीं की गई होती है। नेक्स्ट चलते हैं फैलो लैंड्स की तरफ। फैलो लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो वो लैंड होता है जहां पे 1 या 1 साल से कम तक कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की गई होती है। इसी तरह अदर देन करंट फैलो की बात करें तो यहाँ पे 1 से 5 साल तक कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई होती है, ये डोरमेंट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं नेट सोन एरिया की तरफ। ये वो एरिया होता है या वो लैंड होता है जहाँ पे एक साल में 2 से ज्यादा बार क्रॉपिंग की जाती है, क्योंकि ये सॉइल बहुत फर्टाइल होता है और ज्यादातर ये प्लेन एरियाज होते हैं। अगर हम इन दो पाई चार्ट्स को देखें तो ये पाई चार्ट्स हमें जनरल लैंड यूज कैटेगरीज का कंपैरिजन दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग सालों का। पहला है 1960 to 61, दूसरा है 2014 to 15। इस पाई चार्ट को अगर हम रीड करते हैं तो पहले साल में अगर हम देखते हैं तो फॉरेस्ट का कवर 18.11% था।
2014-15 की बात करें तो 23.3% है। इसी तरह नेट सोन एरिया की बात करें तो 1960-61 में 46.26% था और 2014-15 में 45.5% था। अब हम देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हम किसी भी रीजन में अगर जाते हैं तो वहां का लैंड सेम नहीं होता है, वो बहुत डिफर करता है। क्यों डिफर करता है? दो रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। हम सबको पता है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट होता है, वहाँ का लैंडस्केप्स अलग अलग होते हैं और सॉइल टाइप्स अलग होते हैं, जिनकी वजह से लैंड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और उस एरिया का लैंड पैटर्न उसी तरह का होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। इसमें है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर और ट्रेडिशंस। ये दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लैंड को इफेक्ट करते हैं। जैसा क्लाइमेट वैसा ही लैंड, या जैसी सॉइल टाइप वैसा ही लैंड उस एरिया में दिखाई देता है। बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया एंड लैंड यूज डेटा की। इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इस डेटा में 93% टोटल एरिया ऐसा है जिसका हमारे पास डेटा अवेलेबल है और रिमेनिंग 7% का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इन 7% में सारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सक्लूडिंग आसाम, आसाम को छोड़ के, और वो एरियाज जम्मू एंड कश्मीर के जो अनसर्वेड है उनमें है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। अब हम बात करते हैं रीजनल वेरिएशन इन नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे कल्टीवेशन, जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत हद तक परफॉर्म की जाती है। तो इंडिया की बात करें तो नेट सोन एरिया वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। क्यों वेरी करता है? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स भी डिफर होते हैं। अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक पंजाब और हरियाणा तो यहाँ पे मोर देन 80% ऑफ लैंड यूज होता है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। इसके कंपैरिजन में अगर हम स्टेट्स देखते हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ पे लेस देन 10% लैंड यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये एरियाज जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये ज्यादातर माउंटेनियस एरियाज है। तो अब चलते हैं फॉरेस्ट एरिया की तरफ। इंडिया की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया हम 2 सालों का कंपेयर करते हैं। 1960-61 में टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया में 18.11% था और 2014-15 की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया 23.3% है। ये नंबर बढ़ तो गया है लेकिन फिर भी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है एक कंट्री में फॉरेस्ट कवर कम से कम 33% होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं और बहुत सारे लोग फॉरेस्ट पे अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड होते हैं। चलिए आप देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जब लैंड की क्वालिटी खत्म हो जाती है या जब लैंड की फर्टिलिटी पुअर हो जाती है। इंडिया में टोटल डिग्रेडेड लैंड है 130 मिलियन हेक्टेयर्स। उसमें से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, 56% वाटर इरोडेड है, वाटर इरोजन की वजह से इफेक्ट हुआ है, और जो बाकी बचता है वो इफेक्ट हुआ है सैलिन और अल्कलीन डिपॉजिट्स की वजह से। मेजर रीजंस के बारे में बात करें लैंड डिग्रेडेशन की तो वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग। जब हम माइनिंग करते हैं तो वो गहरे घाव देती है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि टॉप लेयर हटाई जाती है, डिफॉरेस्टेशन की जाती है, तो उस वजह से बहुत सारा नुकसान होता है लैंड को। अगर हम इंडिया के कुछ स्टेट्स के बारे में बात करें लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, इन एरियाज में बहुत सारा मिनरल्स पाए जाते हैं और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग
बहुत हद तक की जाती है। चलिए अब हम लैंड डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एक सीरियस कंसर्न है जो ना कि एनवायरमेंट को बल्कि सोसाइटी को भी इफेक्ट करता है। लैंड डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटीज से भी होता है, नेचुरल एक्टिविटीज से भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की। हम सबको पता है माइनिंग करने के लिए हमें लैंड का खाली होना जरूरी है और लैंड को खाली करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवरग्रेजिंग की वजह से बहुत हद तक लैंड डिग्रेडेशन हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लैंड डिग्रेडेशन को, क्योंकि ओवर इरिगेशन की वजह से सॉइल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और सैलिनिटी, अल्कालिनिटी उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है और ये सॉइल की या लैंड को डिग्रेड करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। अब हम बात करते हैं इस लैंड डिग्रेडेशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे बचाया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है एफोरेस्ट्रेशन या फिर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। इसी तरह प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट जब इंट्रोड्यूस होता है तो लैंड डिग्रेड होने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। हमें शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना है, हमें ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना है और हमें सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना है थॉर्नी बुशेस से, जिसकी वजह से इरोजन की रेट कम होगी और लैंड को डिग्रेड होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है जब हम माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, हम प्रॉपर डिस्चार्ज करेंगे जो इंडस्ट्रीज से डिस्पोजल होता है, उससे लैंड और वाटर की दोनों की पोल्यूशन खत्म हो सकती है। इसी तरह जब हम प्रॉपर वेस्टलैंड मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तभी हम एड्रेस कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। इनके अलावा भी एक और स्टेप है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं और वो है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें लैंड को प्रिजर्व करना है, बचाना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हमें ये भी सिखाता है कि हमें डिफॉरेस्टेशन कम करनी है, ओवरग्रेजिंग कम करनी है और माइनिंग एक्टिविटीज को रोकना है। इसी तरह हमें वाटर लॉजिंग को कम करना है, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी चेक करती रहनी है और उसको कम करना है। कैसे कम करेंगे? जब ओवर इरिगेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन सब चीजों के अलावा भी पब्लिक अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।